घर के सारे अफराद शादी पर गए हुए थे। मैं और मेरा 16 साला देवर दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरे गले लग गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ सुला ले। मैंने उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर तो पीछे से। मेरा नाम शाइस्ता है। शादी के 1 माह बाद मेरा शोहर दुबई चला गया। मेरे शोहर की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 16 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम अरहम था। वो था तो 16 साल का, लेकिन अपनी चाल डाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत जल्द वो मेरे साथ घुल मिल गया। वो मेरे कमरे में भी बिला तकल्लुफ़ आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन चैनल बदल दिया और थोड़ा घबरा गया। मैं जब उसके पास गई तो उसकी रंगत उड़ गई। मुझे कुछ शक सा होने लगा। न जाने वो टीवी पर क्या देख रहा था, जो मुझे देखकर ही उसने चैनल बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम टीवी पर क्या देख रहे थे। मेरे सवाल पर वो थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को नफ़ी में हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वहाँ पर लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वो चैनल लगा दिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से अरहम की तरफ देखा। तुम ये देखते हो टीवी पर? बताऊं रात को तुम्हारे भाई को? वो मेरे गुस्से से बदहवास हो गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने कहा कि तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वो नहीं देखेगा, जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मासूमियत और डर पर प्यार आने लगा। फिर मैंने उसके सर पर थपकी दी और कहा कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये खुशी सिर्फ आर्जी है और मैं किसी ऐसी मुसीबत में भी पड़ सकती हूँ जिसका तसव्वुर करते हुए हर औरत अपने कानों को हाथ लगाए। चूंकि मेरी नंद की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं अरहम पर ज़्यादा तवज्जो देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती और कभी कभार उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन अरहम मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब अरहम मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक रेड कलर की लिपस्टिक उठाकर उसने मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी ये लगाएं, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोलने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहकर वो बेसाख्ता मेरे गले लग गया। मैं अचानक उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने उसे फौरन अपने आप से दूर किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे गुस्से से देखा। वो कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। उसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मुझे खौफ सी महसूस होने लगी और मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि वो मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग रहा था और मैं कितना गलत सोच रही थी। कैसे गुस्से से मैंने उसे खुद से दूर किया था। वो अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं कैसी बदतमीज हूँ। मैंने उसके प्यार का जवाब यूं गुस्से से दिया। न जाने क्यों, लेकिन मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए मैं अरहम के साथ पहले जैसा ही रवैया करने लगी। अब वो पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता, मेरे गले में बिला तकल्लुफ़ प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब ले आता। मुझे न जाने क्यों उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। मेरे अंदर कोई मुझे ये कहता कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे ये समझाने लगा कि फिक्र नहीं करो, वो एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मेरा जिस्म बड़ा बड़ा था, लेकिन जब वो मेरे साथ खड़ा होता तो वो मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। जब वो स्कूल से आता तो मैं किचन में खाना बना रही होती, वो अंदर आते ही मुझे पीछे से गले लगा लेता। मुझे उसकी इस हरकत पर उलझन सी होने लगी। मैं इतनी गर्मी में पसीने से शराबूर खाना बना रही होती और हम मुझे पीछे से आकर पकड़ लेता। मैं उसे डांट कर कहती, नजर नहीं आ रहा मैं खाना बना रही हूँ, पीछे हट जाओ। जिस पर वो मुझसे कहता, आप हर वक्त काम में लगी रहती हैं, कभी तो आराम कर लिया करें। वो मेरी बात बदल देता और मुझे गुस्सा करने से रोकता था। इसलिए मैं उसकी ऐसी हरकतों पर नाराज होने की बजाय हंस देती थी और उससे कहती कि जब तुम शादी करके अपनी बेगम को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी करवा देना, उससे सारे काम करवाना।
जिस पर वो मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे अपने जैसी खूबसूरत दुल्हन ला कर देना, मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ये कहते हुए वो मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी नजरें मेरे वजूद पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रही थी और मेरे वजूद में सनसनी दौड़ने लगी। मेरी कैफियत अजीब सी हो गई। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे उसकी तारीफ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने हाथ से वो मेरे करीब आया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगा। मैं डर कर पीछे हो गई। वो मुझसे कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको एक काम भी ना करने देता, मैं आपको रानी बनाकर रखता। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई। ऐसी तारीफ तो कभी मेरे शोहर ने भी नहीं की थी। फिर अचानक से वो मुझसे दूर हो गया। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। फिर वो कहने लगा, भाभी आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम करती रहें। आप अपने घर में भी काम कर कर के आई हैं और अब इधर आकर भी वही जिम्मेदारियां निभा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आप रेस्ट भी कर लिया करें। वो बात को बदलने में शायद बहुत तेज था। अपने चेहरे के तासुरात भी 1 मिनट में बदल लेता था। मैं अब अरहम की नजरों में उलझ गई थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि जाओ जाकर अपनी वर्दी बदलो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। वो अपने कमरे में गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन तक मैं उससे कतराती रही। एक बार मैंने अपने शौहर से अरहम के बारे में जिक्र किया और उसे कहने लगी कि अरहम अजीब हरकतें करता है, जैसे वो अम्मी के गले लगता है, मेरे भी वैसे ही गले लग जाता है। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। मैंने ये बात अपने शौहर से कही कि वो अपने छोटे भाई को समझाएं, लेकिन वो मेरी बात का उल्टा मतलब निकालने लगे। कहने लगे कि तुम तो हर वक्त गलत ही सोचती हो, मेरा भाई बहुत मासूम है, वो तुम्हें बहन की नज़र से देखता है। उन्होंने इस बात को टाल दिया और फिर फोन बंद हो गया। मैं उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और सोचने लगी कि ये कैसा शौहर है कि जिसकी बीवी उसके भाई के बदले रवैये के बारे में बता रही है। अपने भाई पर इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए। और वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी था, भले उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन वो बिल्कुल जवान लगता था। फिर मैं सोचने लगी कि आखिर मैं किससे बात करूं। बज़ाहिर वो मुझे अपनी बहन समझता है, लेकिन उसकी नीयत में क्या है ये तो मैं नहीं जानती थी ना। उसकी नजरें और बातें बहुत अजीब सी होती थी। ये बात तो मेरी माँ और उसके भाई को समझानी चाहिए कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ लिहाज भी रखा जाता है। एक दिन यही बात मैंने अपनी सास से भी कर दी तो वो हंसकर कहने लगी, अरे बिटिया वो तो तुम्हें अपनी माँ समझता होगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। मेरी तो दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास ने तो बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया था। मैं चुप की चुप रह गई। मेरी बात को किसी ने भी सीरियस ना लिया। फिर मैंने खुद से फैसला कर लिया कि अब मैं अरहम से कुछ फासले पर ही रहूंगी। मैंने अरहम के कमरे में जाना छोड़ दिया और उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? मैंने कहा नहीं। तो फिर वो मुझसे कहने लगा, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा बस मसरूफियात कुछ बढ़ गई हैं। मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगा और फिर कहने लगा, भाभी मुझे आपकी गाल पर यह तिल बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता है इसे देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतने गौर से मत देखा करो, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। बहनों को तो ना ही इतना गौर से देखते हैं और ना ही उनके साथ ऐसी बातें करते हैं। मेरी बात पर वो थोड़ा सा संभल गया और फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी सुस्त हो गई। जब मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर ही दौड़ा दी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे और मेरी सास फख्र से कहने लगी कि मेरा बेटा बस 1 महीना ही इधर रहा है और फिर दुबई चला गया। और देख लो 1 ही महीने में खुदा ने करम कर दिया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट का मशवरा दिया। अब किचन का सारा काम मेरी सास संभालती। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरी सास किसी की शादी पर जाने को तैयार हो रही थी। शादी दूसरे शहर में थी। मुझे सफर से मना किया था और अरहम न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा कल मेरा टेस्ट है, वो नहीं जाएगा। मेरी नंद अम्मी को लेने आई थी। अम्मी ने कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, अपनी भाभी का ख्याल रखना, जैसे ही शादी खत्म होगी हम फौरन लौट आएंगे। मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। शादी तो शाम को ही खत्म हो गई थी। मेरी सास और नंद वहां से निकलने वाले थे कि काले बादल आ गए और खूब अंधेरा हो गया और ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई कि मेरी सास कहने लगी कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम अगली सुबह ही पहुंचेंगे। फिर मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अरहम को तेज बारिश और बादलों की गरज से खौफ आता है, वो अकेला डर ना जाए, इसलिए तुम उसे अपने साथ सुला लेना। ये सुनकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसे भला क्यों अपने कमरे में सुलाऊं? मैंने कहा कि अरहम इतना छोटा भी नहीं है कि वो बारिश से डर जाए। मुझे अरहम को अपने कमरे में सुलाना मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरी सास गुस्सा करने लगी और कहने लगी, हर वक्त तुम उसे बड़ा बड़ा कहती हो, वो भी बच्चा ही है, उसकी सोच बिल्कुल बच्चों जैसी है, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है।
और चुपचाप उसे अपने कमरे में सुला लो। मेरी सास ने फोन बंद कर दिया, लेकिन मैंने अरहम को अपने कमरे में नहीं बुलाया और मैं वहीं पर लेट कर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बादल इतनी जोर से गरजा जैसे कहीं पर बिजली गिरी हो, और आवाज इस कदर हैबतनाक थी कि मैं भी उठकर बैठ गई। इसके साथ ही लाइट भी चली गई। मेरा दरवाजा इस कदर जोर से खटका कि मैं डर के मारे उछल कर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक तरह से नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि कौन है, जिस पर बाहर से आवाज आई, मैं अरहम हूँ, भाभी जल्दी से दरवाजा खोले, मुझे डर लग रहा है। मैंने मजबूरी में दरवाजा खोल दिया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ था और बड़ा बदहवासा खड़ा था। कहने लगा मुझे बहुत डर लग रहा था। आखिरकार मजबूरी में मुझे उसे अपने कमरे में आने ही देना पड़ा। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर वो मेरे साथ लग गया। उस वक्त वो बहुत खौफजदा लग रहा था। मैंने उसे बच्चों की तरह तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लिया। मुझे लगा शायद वो खौफ के मारे ऐसा कर रहा है, या मुझे अपनी माँ या बहन समझकर ऐसे पकड़ लिया है। लेकिन कुछ पल के बाद उसके हाथ मेरी कमर पर चलने लगे। मुझे करंट सा लग गया। उसकी उंगलियां जिस हिसाब से मेरी कमर पर चल रही थी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। मैंने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। एकदम ही लाइट आ गई और बारिश भी थम चुकी थी। अरहम के चेहरे के तासरात मुझे अक्सर बदलते हुए लग रहे थे। वो मुझे कहीं से भी खौफजदा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि जाओ यहाँ से, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बारिश भी रुक गई है और लाइट भी आ चुकी है। लेकिन वो अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट से जाए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार वो थम जाए तो मैं चला जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो कहीं से भी मुझे 16 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी नजरें, कुछ भी बचकाना नहीं था। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अरहम तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। आप तो मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी गोया कोई गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। अरहम न जाने किस हवा से मेरे साथ बातें कर रहा था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नजर रखते हो। मैं चिल्लाकर बोली। वो बेखौफ होकर मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ या बहन समझा ही कब है? मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे इजहार भी कर चुका हूँ। आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मुझे अपना आप उसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसने कमरे की बत्ती गुल कर दी और उसके साथ मेरी किस्मत की बत्ती भी गुल हो गई। मेरा कोई एहतजाज, इनकार, रोना, मिन्नत, समाजत कुछ भी मेरे काम ना आया। वो रात मेरे लिए स्याह काली रात बनकर आई थी और वो सब कुछ कर गुजरा। सुबह मैं बहुत रो रही थी। अरहम बड़ी डिटाई के साथ मेरे सामने बैठा था और कहने लगा कि अगर आपने कुछ भी किसी को बताने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं दोहरी अजियत सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल देवर से गिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात अपने शोहर को बताऊंगी, तुम्हारी माँ को बताऊंगी, जो तुम जैसे कमीने को बच्चा समझती है। वो मेरी बात पर जरा भी ना घबराया। कहने लगा, आप ये शौक भी पूरा कर लें, देख लेना कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। आप ही झूठी साबित होंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ और मुझ पर कोई शक कर ही नहीं सकता। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो अपनी जुबान बंद रखिएगा। मैंने नफरत से उसे देखा। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरा दिल चाहा कि मैं किचन से तेजदार चाकू लूं और अरहम की जान ले लूं। बाहर की बैल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास और नंद खड़ी थी। मैं अपनी सास के साथ लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होश से गाफिल हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी सास मेरे पास बैठी थी। कहने लगी कि हमने तुम्हें एहतियात करने का कहा था, तुम क्यों सारे घर का काम करती रही हो? खाना तो हम बनाकर गए थे। अल्लाह ने बाल बाल तुम्हारे बच्चे को बचाया है। अब तुम कभी भी बिस्तर से मत उठना। शायद ये झूठ भी अरहम ने बोला था कि मैं पीछे से घर के काम करती रही हूँ। मैंने कहा, आप लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अरहम अंदर दाखिल हुआ। शायद वो मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैं तो समझा था कि भाभी बहुत बहादुर हैं, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है। ये बारिश से इतना डरती हैं कि मुझे रात भर इन्हें संभालना पड़ा। सब उसकी बात को नॉर्मल अंदाज से ले रही थी। मैंने सोचा कि मैं मायके जाकर अपने शोहर को सब कुछ बता दूंगी। जब मैंने शोहर को कॉल की और उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे गालियां देने लगी। कहने लगे कि तुमने मेरे छोटे मासूम भाई को क्या समझ रखा है? अरे वो तो छोटा सा है, उसे तो ऐसी बातों का इल्म भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती उस पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मैं कभी भी इस घर से अलग नहीं हूँगा।
तुम अगर मेरे बच्चे की माँ ना बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए? उनकी ये बातें सुनकर मेरी रूह छलनी हो गई। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा कि मैं उनके पूरे घर को कैसे संभालती थी। इसीलिए शायद वो मेरी इज्जत करते थे। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी खिदमत बेमानी हो चुकी थी। उन्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं आया था, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर एतबार था। मैंने अपना सारा सामान बांधा और जाने का फैसला किया। अरहम ने मुझे एक बार नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठाए देकर कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ये ना तो कोई आम सी मियाँ बीवी में होने वाली लड़ाई थी, ना ही कोई आम सी बात थी जिसे मैं फरामोश कर देती। मैंने रिक्शा लिया और अपने घर आ गई और सारी हकीकत से अपनी वालदा को आगाह कर दिया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। क्या तुम जाहल थी जो इस तरह अपने देवर को अपने करीब आने दिया करती थी? वो था तो तुम्हारे लिए गैर महरम ही। तुम्हें शुरू से ही उससे सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम मुझे अब बता रही हो पहले ना बताती। मेरी वालदा ये सब सुनकर बहुत आबदीदा हुई। लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो अपने शोहर से भी बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने इस बात को संजीदा ही नहीं लिया। उन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच फासला जरूरी है। एक दिन मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो अरहम था। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएं। मैं आपको आइंदा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो मुझे गलत मूवी दिखाते थे। उस दिन जब आपने मुझे चैनल बदलते हुए देखा था, मैं ड्राउनी मूवी नहीं बल्कि एक गैर इखलाकी फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज़ें देखकर मैं बहक गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा कि तुमने जो गलती की है वो गलती नहीं बल्कि गुनाह है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, और इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है जिन्होंने तुम पर नज़र नहीं रखी। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी। अब मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जा सकती थी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मैं उसको उस घर में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। इसलिए मैंने जो फैसला किया था, मेरी नज़र में मेरे लिए वही सही था। अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ।